नमस्कार। आज हम प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत को अध्ययन करेंगे या पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़े थे कि प्रवाल की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन सी दशाएं हैं जो उसके लिए आवश्यक होती है। जैसे उष्णकटिबंधीय सागरों में पाए जाते हैं, इनके लिए 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, और ये कम गहराई पे पाए जाते हैं, 200 से 250 फीट या 60 से 70 मीटर की गहराई तक इनके पाए जाते हैं, क्योंकि इनको सूर्य का प्रकाश भी चाहिए होता है। इसके अलावा इनके विकास के लिए स्वच्छ जल भी होना चाहिए, अवसाद मुक्त होना चाहिए, जिससे कि इनकी मुख जो मूंगा होता है इसका मुख बंद ना हो, और कम अत्यधिक लवणता भी इसके लिए हानिकारक होती है। इसके अलावा जो पूर्ण रूप से स्वच्छ जल जो नदियों का जल होता है वो भी इनके लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसके अलावा जो सागरीय तरंगे अर्थात धाराएं वाली इनके लिए लाभदायक होती है। इसके अलावा इनको बनाने के लिए या इनको भीति बनाने के लिए एक अंतः सागरीय चबूतरे की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा मानवीय क्रियाकलाप है जो भी इनके लिए हानिकारक है, जैसे नगरीकरण है, औद्योगिक विकास है, वन विनाश है आदि। अब हम बात करते हैं इनकी उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत विभिन्न प्रकार के भूगोलवेताओं ने दिए हैं कि कैसे इनकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ हुई, और किस तरह की दशा इनके लिए आवश्यक रही। सबसे बड़ी जो जटिल समस्या आती है वो है कि अलग अलग तरह के सिद्धांत इनमें देखने को मिलते हैं। यदि इन सिद्धांतों का कुछ आधार पर मंथन किया जाए तो प्लेस्टोसीन सागर में परिवर्तन तथा स्थल खंडों में स्थिरता एक ये कारण दिया गया है। स्थल खंड जो होता है 3 दशाएं व्यक्त की गई हैं। स्थिर खंड स्थल खंड है, वो अवतलित होता हुआ स्थल खंड तथा ऊपर उठता हुआ स्थल खंड। प्रवाल भीतियां में जो तटीय भीति की उत्पत्ति है वो तो सरल है, परंतु जो अवरोधक भीति या एटोल की उत्पत्ति है उसकी उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनको मुख्यतः 2 श्रेणियों में रखा जाता है। पहला जो सिद्धांत है वो है अवतलन सिद्धांत, और दूसरा जो सिद्धांत है स्थिर स्थल सिद्धांत जो मरे का है। प्रथम वर्ग का जो सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया है, और इसका जो प्रतिपादन है वो 1837 में किया गया, किंतु बाद में इसमें 1842 में कुछ संशोधन भी किया गया। डार्विन के अनुसार ये जो प्रवाल होते हैं ये छिछले सागर में जीवित रह सकते हैं, और उनसे निर्मित भीतियां अत्यधिक गहराई तक भी पाई जाती है। इस विरोधाभास को दूर करने के लिए इन्होंने बताया कि जिस स्थल पर या द्वीप के साथ प्रवाल भीति बनती है वह स्थिर नहीं होती है, वरना उसमें क्रम से अवतलन होता है। उन्होंने ये भी बताया कि तटीय जो प्रवाल भीति होती है या अवरोधक प्रवाल भीति या एटोल प्रवाल भीति की क्रमिक विकास से अवस्थाएं होती है वो अलग अलग तरह की होती हैं। सर्वप्रथम डार्विन साहब ये कहते हैं कि जो आदर्श चबूतरे के साथ प्रवाल का आविर्भाव होता है तथा उसके ऊपर की ओर बढ़कर सागर तल तक पहुंच जाते हैं, जिस कारण जो तटीय प्रवाल भीति का निर्माण होता है। इसके बाद स्थल खंड में अवतलन हो जाता है, धसाव हो जाता है, जिसके कारण वो अधिक गहराई में पहुंच जाते हैं। परिणाम स्वरूप जीवित रहने के लिए तथा भोजन को एकत्रित करने के लिए इनमें ऊपर तथा बाहर की ओर तेजी से वृद्धि होती है। तट के पास वृद्धि रुक जाती है क्योंकि वहां भोजन का अभाव होता है। इसी के परिणाम स्वरूप जब हम देखते हैं एक भीति के बीच में लेगुन बच जाती है, जिसे अवरोधक भीति का निर्माण होता है। पुनः जब हम स्थल खंड का अवतलन होता है, धसाव होता है तथा द्वीप पूर्णतः जलमग्न हो जाता है, तो उसके चारों ओर वलयाकार प्रवाल भीति एटोल का निर्माण हो जाता है। इस तरह डार्विन साहब स्थल जो प्रवाल भीतियों की उत्पत्ति के लिए 3 तरह के जो सिद्धांत अपने आधार में रखते हैं कि अवतलन इस तरह होता है। फिर हम बात करते हैं कि स्थल खंड में निरंतर अवतलन के बाद लेगुन की गहराई बढ़ने नहीं पाती है, क्योंकि उसमें निरंतर अवसाद का जमाव होता रहता है। डार्विन ने अपने इस सिद्धांत के पक्ष में कुछ प्रमाण दिए हैं, जैसे लेगुन का निरंतर छिछला बना रहना स्थल खंड के अवतलन को इंगित करता है। यदि स्थल खंड स्थिर रहता है तो निरंतर जमाव के कारण लेगुन भर जाती है। दूसरा वो ये कहते हैं कि प्रवाल भीति वाले द्वीपों के किनारे पर क्लिफ की अनुपस्थिति स्थल खंड के अवतलन को प्रदर्शित करती है, क्योंकि क्लिफ केवल स्थिर
तट के सहारे ही पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में जिन भागों के सहारे उत्थित पुलिन पाई जाती हैं उनके सहारे प्रवाल भित्तियां एटोल या अवरुद्ध का पूर्णतः अभाव पाया गया है। इसके अलावा वो कुछ और भी परिणाम देते हैं, जैसे एटोल युक्त द्वीपों के ऊपरी भाग अत्यधिक खड़े ढाल वाले होते हैं। इस तरह का अत्यंत तीव्र ढाल पर्वतीय शिखर के ऊपरी भाग पर ही मिलता है। इससे स्थलखंड का अवतरण प्रमाणित होता है। प्रवाल भित्तियों की मोटाई ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती जाती है, जिससे प्रमाणित होता है कि प्रवाल भित्तियों का निर्माण अवतलित होते हुए आधार पर हुआ है। इस तरह वो अपने कुछ तर्क देते हैं जिसके आधार पर वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि इनका जो निर्माण हुआ है वो अवतलन के कारण ही हुआ है। जिससे इसके बाद में कुछ इनमें जो ऐसे आलोचनाएं भी देखी गई हैं। आलोचना के रूप में जब हम मुख्य रूप से देखते हैं कि यदि तटीय प्रवाल भित्ति और अवरोधक प्रवाल भित्ति तथा एटोल प्रवाल भित्तियों का विकासीय अवस्थाएं हैं, तो एक ही द्वीप के सहारे और तटीय प्रवाल भित्ति तथा दूसरी ओर अवरोधक जो प्रवाल भित्ति को साथ साथ नहीं मिलना चाहिए। परंतु नई कई ऐसी खोजें हो गई हैं जिनके आधार पर इस तरह के अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनमें दोनों साथ साथ मिलते हैं। यदि डार्विन के सिद्धांत को मान भी लिया जाए तो अवतलन के कारण प्रशांत महासागर के अधिकांश द्वीप जलमग्न होकर अदृश्य हो जाएंगे। कहीं कहीं पर उठते द्वीपों के साथ भी प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। इस तरह हम ये मानते हैं कि जो डार्विन का जो सिद्धांत है वो इन्होंने दिया, और उसमें कुछ सिद्धांत जो होते हैं उनमें कुछ आलोचनाएं भी होती हैं, कुछ कमियां भी होती हैं, फिर भी मुख्य रूप से इन्होंने अपने सिद्धांत को दिया और अवतलन के इस सिद्धांत को महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में प्रसारित किया।